हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिव इन एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक असाइनमेंट लेके आया हूँ, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। आप सबने डिमांड किया था हमारे लास्ट वीडियो में कि आप हिंदी में एक असाइनमेंट चाहते हैं इस पे, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किस तरह से असाइनमेंट लिखना है। एंड अगर आप किसी एक सोर्स को लेके असाइनमेंट बनाना चाहते हैं तो उसका भी कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से कंटेंट लेके आप असाइनमेंट लिख सकते हैं, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है वो आप इस वीडियो में देखिए। आप एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसका आप ये पहला पेज देखेंगे तो इसमें मैंने एक हेडिंग दी है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। ये हमारे असाइनमेंट का भी टाइटल है, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि मैंने ये असाइनमेंट पंच पेपर्स पे बनाया है, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क वाले जो पेजेस होते हैं उन पे बनाया है। इससे पहले के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें मैंने A4 साइज पेपर पे बनाया है, तो आप जिन पे चाहे उस पर बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एक पैराग्राफ में। उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को किन कैटेगरीज में बांटा गया है, कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, वो मैंने लिखा हुआ है। प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, जिन्हें हम लोग कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। चलिए अब इसका सेकंड पेज देखते हैं। सेकंड पेज पे आप देख पा रहे होंगे, जो पहला सोर्स है साहित्यिक स्रोत, उसके बारे में मैंने एक पैराग्राफ में थोड़ा सा बताया हुआ है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे साहित्यिक ग्रंथ। साहित्यिक स्रोतों को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो यहाँ पे धार्मिक साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य को भी तीन वर्गों में डिवाइड किया जाता है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। यहाँ पे ब्राह्मण साहित्य के बारे में मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं। चलिए अब इसका तीसरा पेज देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्य, उपनिषद, वेदांग, स्मृति आदि ये सब आते हैं, तो उनके बारे में मैंने बताया हुआ है। वेद के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ है, आर्य के बारे में लिखा हुआ है, उपनिषद के बारे में लिखा हुआ है, वेदांग के बारे में लिखा हुआ है एंड स्मृतियों के बारे में लिखा हुआ है। चलिए फोर्थ पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य में महाकाव्य और पुराणों के बारे में भी थोड़ा सा मैंने बताया हुआ है। महाकाव्य आप सभी जानते होंगे, रामायण और महाभारत, और पुराणों के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग देख पा रहे होंगे, बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्राचीन होते हैं वो होते हैं त्रिपिटक, और त्रिपिटक 3 है, ये उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है। और बौद्ध साहित्य में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जातक कथाएं, अन्य बौद्ध ग्रंथ। तो जातक कथाओं के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और अन्य बौद्ध ग्रंथों के बारे में लिखा हुआ है। चलिए फिफ्थ पेज को ओपन करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जैन साहित्य के बारे में मैंने थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में है। जैन साहित्य के बारे में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं था, तो मैंने इसे सिर्फ एक पैराग्राफ में ही, छोटे से पैराग्राफ में ही लिख दिया है। यहाँ पे आप दूसरी हेडिंग देख पा रहे होंगे, धर्मोत्तर साहित्य, यानी कि लौकिक साहित्य। जो धार्मिक साहित्य होता है उसमें धर्म ग्रंथों से रिलेटेड वर्णन होता है, लेकिन जो धर्मोत्तर साहित्य होता है उसमें राजनीतिक का वर्णन ज़्यादा होता है, तो इसे आप एज इट इज लिख सकते हैं। अगला देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों का विवरण, बहुत सारे विदेशी यात्री आए, फाइयान, ह्वेनसॉन्ग। जो विदेशी लेखकों का वर्णन मिलता है उन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है: यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक के बारे में मैंने एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। देखिए, जो यूनानी रोमन लेखक थे उन्हें भी तीन वर्गों में बांटा जाता है: सिकंदर के पूर्व यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखक और सिकंदर के बाद के लेखक। चीनी लेखकों का वर्णन अगर करें तो चीनी यात्रियों में फायान, ह्वेनसॉन्ग आदियों का वर्णन मिलता है। और अगर अरबी लेखकों के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नाम अल-बरूनी का आता है। इसके अलावा सुलेमान, अल बिलादुरी आदि, ये सब जो थे अरबी लेखक थे। चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? जैसे कि मुख्यतः अभिलेख,
सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, अवशेष आदि होते हैं। तो इन्हें भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अभिलेख, सेकंड मुद्राएं, थर्ड स्मारक। यानी कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस एंड मॉन्यूमेंट्स, जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। आपको हिंदी में असाइनमेंट चाहिए था तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभिलेखों के बारे में अच्छे से वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे अशोकन अभिलेखों के बारे में भी लिखा हुआ है। जो अशोक के अभिलेख थे उनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। चलिए इसका अगला पेज देखते हैं। इस पेज पे भी अभिलेखों के बारे में वर्णन किया गया है। अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनके उनके बारे में किस तरह से हमें पता चलता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए और आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो सेकंड होता है हम लोगों का कॉइन्स यानी कि मुद्राएं। तो भारतीय इतिहास में मुद्राओं का भी बहुत महत्व है। कॉइन से हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वो उस टाइम के रूलर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस पैराग्राफ को। चलिए अब अगले पेज को देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे मुद्राओं के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मेन चीज लिखी हुई है थर्ड पैराग्राफ की, आप पहली लाइन में देखेंगे 6वीं शताब्दी से सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। तो ये किस वजह से हुए थे, यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों का क्या मानना है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे लिख सकते हैं। एंड ये जो लास्ट हेडिंग है वो स्मारक और कलात्मक अवशेष, यहाँ पे मेनली मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से। और इसका आखिरी पेज देखते हैं। इस पेज पे भी स्मारकों के बारे में यानी मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो कुछ थोड़ा कंटेंट बचा था वो लिखा हुआ है। किन किन शैलियों में इनका निर्माण हुआ। जैसे मंदिर निर्माण में देख सकते हैं प्रचलित शैलियाँ नागर शैली थी उत्तर भारत में जो प्रचलित थी, जबकि द्रविड़ शैली जो थी वो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो ये सब यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप ये असाइनमेंट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये असाइनमेंट पसंद आया होगा। अगर आप सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पे नोट्स भी चाहते हैं तो आप इस असाइनमेंट को एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसमें जो भी कंटेंट है वो एक समराइज्ड कंटेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके आप किसी भी सोर्स को अगर लेके आप असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, जैसे धार्मिक साहित्य को लेके बनाना चाहते हैं, धर्मेतर साहित्य को लेके बनाना चाहते हैं, फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी यात्रियों के विवरण को लेके एक असाइनमेंट बनाना चाहते हैं, या फिर इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, क्वाइंस यानी मुद्राएं और मॉन्यूमेंट्स या स्मारक के बारे में भी, तो उसका सारा कंटेंट आपको हिंदी में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।